नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथपीस है। दोस्तों, हिंदुस्तान में खबरों की कमी नहीं होती है, रोज कुछ ना कुछ नया हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको खबरों से रूबरू नहीं कराऊंगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी होगी राजनीति की होगी। स्वाभाविक है, राजनीति हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो गया है। तो ये कहानी है इस देश में विश्वास और अविश्वास की। देश विश्वास से चलता है, लेकिन लोगों के मन में अविश्वास भी पैदा हो जाता है, कभी सरकार के खिलाफ, कभी नेता के खिलाफ, कभी राजनीतिक दलों के खिलाफ। और धीरे धीरे अब स्थिति ये आ गई है कि ये विश्वास और अविश्वास खेल में तब्दील हो गया है। भारत की राजनीति में अविश्वास सबसे ताजा खेल है, सबसे लोकप्रिय खेल है। और इस अविश्वास के खेल में सभी राजनीतिक दल मुब्तला हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो। दोस्तों, आपको याद होगा अभी हाल में ही संसद में लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी के खिलाफ विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। हालांकि उस प्रस्ताव को कहते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं कहलाता, ये था कि इनको हटाओ क्योंकि ये पक्षपात करते हैं वगैरह वगैरह। बिरला जी पर आरोपों की झड़ी लगी, 10 घंटे बहस हुई और नतीजा क्या निकला? सत्ता पक्ष ने मेजे थपथपा करके ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ये अविश्वास और विश्वास की एक लंबी कहानी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊं, आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चक्षुदर्शी पर आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर हर अंक की घंटी आप तक बजती रहे और आप इसे देख सकें। अगर आप पुराने साथी हैं तो इस चैनल से स्नेह करते हैं, अपने परिवार का अंग मानते हैं और इसकी मदद करना चाहते हैं, तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत छोटी छोटी रकम से मेंबरशिप मिलती है। और दूसरे तरीके भी हैं, सुपर थैंक्स है, सुपर स्टिकर है, सुपर और भी मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, 3 तरीके हैं। तो आप उसके जरिए इस चैनल की आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। तो अब आते हैं अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव की कहानी पर। इस देश में सरकारें गिराने के बड़े प्रचलित तरीके हैं कि सरकार के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। लेकिन सरकारें अविश्वास प्रस्ताव से गिरती नहीं हैं। सरकारें जब भी इस देश में गिरी हैं, एक आध अपवाद को छोड़ के, वो अपने उस प्रस्ताव से गिरी हैं जो वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आई, कि सदन का विश्वास उनकी सरकार में है और वहां पे वो चित हो गए। अभी जो ताजा मामला है कि लोकसभा में जो हमारे स्पीकर साहब हैं, ओम बिरला साहब, उनसे विपक्ष खुन्नस खाए हुए है। उनके व्यवहार से, वो हेडमास्टरों जैसा व्यवहार करते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा आरोप विपक्ष का है, मेरा आरोप नहीं। तो वो निकले तो थे विपक्ष वाले लंबी चौड़े प्रस्ताव बना करके कि बिरला साहब को हटवाएंगे, बिरला साहब को कमजोर कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, प्रस्ताव खारिज हो गया, 10 घंटे की बहस बेकार गई और बिरला साहब पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो गए। अब लेकिन आप देखें कि जो विपक्ष है वो प्रस्ताव खारिज होने से हतोत्साहित नहीं हुआ है। उसका उत्साह बरकरार है, उसकी विल पावर बहुत तगड़ी है। उसने कहा ठीक है, चलिए ओम बिरला साहब ने सही। अब वो केंद्रीय जो चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार जी, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा है। राजनीतिक हलकों में खबर है कि विपक्ष के करीब 200 सांसदों ने दोनों सदनों के, ये जो हमारे केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, जो SIR के वजह से पूरे देश में चर्चित हैं, इनको हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर दिया और उसका नोटिस भी आजकल में शायद आधिकारिक तौर पर दे दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि हर अविश्वास प्रस्ताव में वही पुराने घिसे पिटे आरोप, वही पुराना कि साहब पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और केंद्रीय चुनाव आयुक्त तो ये है कि साहब वो
चुनावों में गड़बड़ी करा रहे हैं और सत्ता पक्ष को फायदा कराने के लिए उन्होंने SIR शुरू कर दी है वगैरह वगैरह। तो आरोप पुराने हैं और प्रस्ताव नए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रस्ताव पारित हो पाएंगे या इसी तरह से प्रस्ताव आएंगे और औंधे मुंह गिरते जाएंगे और सरकार और विपक्ष के बीच में ये जो खेल है ये चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, सबको पता है, विपक्ष को भी पता है कि इस समय सरकार भले ही 2 बैसाखियों पर चल रही हो, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो, लेकिन सरकार के पास संख्या बल है और इस संख्या बल के आधार पर विपक्ष कोई भी प्रस्ताव, चाहे वो बिरला जी के खिलाफ हो, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो, चाहे किसी तीसरे के खिलाफ हो, पारित नहीं करा सकती। तो इसका मतलब है कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है सरकार को बेनकाब करने के लिए, और विपक्ष देश को ये बताना चाहता है कि उसकी लड़ाई सरकार से जारी है। अब ये बात अलग है इस लड़ाई के नतीजे क्या निकलते हैं। ये खेल जारी है और ये खेल बड़ा मुस्तैदी के साथ जारी है, यानी विपक्ष हो चाहे सरकार हो, इस खेल के प्रति बहुत गंभीर रहती है। सरकार ने, आपको मालूम है, उसे मालूम था संख्या बल बहुत है, पर्याप्त है, तो अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो सकता है, फिर भी अपने सांसदों को फतवा जारी किया था, यानी व्हिप जारी करके सदन में बुलाया था। और मैंने तो 10 घंटे की पूरी बहस सुनी है, तो मुझे तो उस बहस में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि इससे अच्छी बहसें इसके पहले मैं इस सदन में देख चुका हूँ, उच्च सदन में भी और लोकसभा में भी। तो सवाल ये है कि जिसका जवाब भारत की राजनीति को देना होगा कि इन अविश्वास प्रस्तावों को रखने का आखिर फायदा क्या है। ये जो मौजूदा सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की, जो 2014 में अच्छे दिन आएंगे का नारा दे करके आई थी, उसके खिलाफ ये चौथा अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। उसके खिलाफ, यानी उसके स्पीकर के खिलाफ, खुद उसके खिलाफ, अब केंद्रीय चुनाव आयुक्त के खिलाफ। 2018 में मुझे जहां तक याद आता है कि तेलुगु देशम पार्टी एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाई थी। उसके बाद 2023 में जब मणिपुर लगातार जला तो पूरा विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। लंबी लंबी बहसें हुई और आखिर में हुई नतीजा ढाक के 3 पात। लंबी बहसों के बाद, आधी रात तक चली बहसों के बाद प्रस्ताव गिर गया, खारिज हो गया, अस्वीकृत कर दिया गया और सरकार जिस तरह से चल रही थी वैसी चल रही। सरकार की रीति में, नीति में, निर्णयों में कोई अंतर नहीं आया। तो फिर सवाल ये है कि जब विपक्ष सरकार पर इन प्रस्तावों के जरिए कोई दबाव बना ही नहीं पाता, तो क्या जरूरत है ऐसे प्रस्तावों की। सड़कों पर लड़िए, सदन में तो आप हार जाते हैं बार बार। लेकिन नहीं, ये परंपरा जारी है और ये परंपरा आज से जारी नहीं है। ये परंपरा जब से भारत स्वतंत्र हुआ है और जब से भारत की संसद बनी है 1952 से, तब से जारी है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, उनके हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 1952 से लेकर आज तारीख तक 28 अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किए गए। 28, यानी पिछले 75-80 साल में 28 प्रस्ताव आए और इनमें से केवल 1 अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, बाकी 27 बहस के बाद खारिज कर दिए गए। ये है अविश्वास प्रस्ताव की कहानी। और आपको एक तथ्य और बता दूं कि जिस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आज की सरकार पानी पी पी कर कोसती है, उस इंदिरा गांधी की सरकार ने 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। 15, 1-2 नहीं। मोदी जी की सरकार के खिलाफ तो 2 ही आए, बाकी एक स्पीकर के खिलाफ आ गया, 3 हो गए, चौथा केंद्रीय चुनाव आयुक्त के खिलाफ आ जाएगा। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को लेकर के आया। उसमें आज की जो सरकारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी शामिल है, उसके पहले की जनसंघ भी शामिल है और उसके पहले की तमाम राजनीतिक दल शामिल है। लेकिन कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सरकार को
गिरा नहीं पाया, खुद गिर गया। ये अविश्वास प्रस्ताव का तकदीर है कि बेचारा आता है, सरकार गिराने के लिए आता है, लेकिन सरकार गिरा नहीं पाता, खुद गिर जाता है। कभी ध्वनि मत से गिर जाता है, कभी मतदान के बाद गिर जाता है। लेकिन एक जो अविश्वास प्रस्ताव को मैंने कहा था ना, अपवाद है 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर बहस होती, इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चले गए। तो वो भी एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव की जीत कह लीजिए या हार कह लीजिए हुआ। लेकिन इस देश में जब जब सरकारें गिरी हैं, वे सब गिरी हैं सरकार के अपने विश्वास प्रस्ताव की वजह से। सरकार सदन में, अल्पमत की सरकार कोई होती है तो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाती है और बहस होती है और वो कोशिश करती है कि वो विश्वास मत पारित करा ले। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि विश्वास के मत पारित नहीं हुए। मेरे ख्याल से बात होगी 1990 की। उस समय मैं जनसत्ता अखबार में हुआ करता था। 1990 में बीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। वो अपना अल्पमत की सरकार उन्होंने बनाई, मंडल चला था। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी की सरकार को चित करके वो सत्ता में आए थे और उनकी सरकार खुद विश्वास प्रस्ताव लाई और हार गई, सरकार गिर गई। उसके बाद 1997 में देवगौड़ा साहब, HD देवगौड़ा, हरदनहल्ली देवेगौड़ा, बहुत कम समय के लिए बना, कोई 1 साल के लिए, कोई कुछ दिनों के लिए, वो भी एक अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेके आए थे कि हम ये विश्वास प्रस्ताव रखते हैं कि उस सदन का विश्वास हमारी सरकार में है। लेकिन सदन ने उस विश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया, सरकार चली गई। और तीसरी बार आपको याद होगा 1999 में भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी इसी विश्वास प्रस्ताव पर एक आध वोट से हारी और गिर गई। तो सरकारें अविश्वास प्रस्ताव से कभी नहीं गिरती, सरकारें विश्वास प्रस्ताव से गिरती हैं। और ये आज की भारत की राजनीति का विसंगति है कि ये सरकार अल्पमत की होते हुए भी अभी तक सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव विश्वास का लेके नहीं आई जो कि गिर जाए। तो ये जोड़ तोड़ और जुगाड़ की सरकार इस युग में अविश्वास प्रस्तावों से न डरने वाली है और न गिरने वाली है। तो अब सरकार के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई क्या इन प्रस्तावों तक सीमित रहेगी या फिर विपक्ष इन अविश्वास प्रस्तावों को बलाए ताक रख के किसी दूसरे ढंग से सरकार से टकराएगा? क्योंकि मुद्दे तो बहुत से हैं इस समय। अघोषित रूप से देश में एक मुद्दा है कि आर्थिक आपातकाल की स्थितियां बन गई हैं। खाड़ी के युद्ध से जो 10-12 दिन हो गए हैं, इससे सरकार की पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। लेकिन सरकार ने सदन में चुपचाप से जो क्या कहते हैं ना, अनुपूरक बजट की मांग पारित करा ली और विपक्ष को पता ही नहीं चला। विपक्षियों को पढ़ता ही लिखता नहीं है कि आखिर इस सबकी जरूरत क्यों है। तो बहरहाल किस्सा ये है विश्वास और अविश्वास प्रस्तावों का। आपको क्या लगता है कि इस देश की राजनीति को अविश्वास प्रस्तावों की जरूरत है या इन प्रस्तावों के जरिए विपक्ष सत्ता पक्ष की गलतियों को दुरुस्त कर सकता है, झुका सकता है, डरा सकता है? आपके मन में क्या है? आइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, खुलकर लिखिए, ताकि पता चल सके नेतागिरी करने वालों को कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जनता क्या सोचती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। मैं हूँ राकेश अचल, हमेशा की तरह जनता के माउथपीस के साथ। नमस्कार, जय हिंद।